क्लास 10 चैप्टर 3 परिवहन डिस्पेरेशन। पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया जो शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा होता है वह अंग कहलाता है परिवहन अंग। यहाँ है पदार्थों का परिवहन। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना तथा अनुप्रयोगों और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने की क्रिया पदार्थों का परिवहन कहलाता है। ये कौन करता है? हमारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं करती है। विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र भी कहते हैं। इस प्रकार भी हम बोल सकते हैं, विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। इस प्रकार भी कह सकते हैं, अवशिष्ट पदार्थ को ढोने वाला तंत्र को हम परिवहन तंत्र कहते हैं। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि शारीरिक जरूरत पूरा करने वाली तंत्र को हम परिवहन तंत्र कहते हैं। पौधों में पदार्थों का परिवहन, जीव जंतु में भी होता है परिवहन, पौधों में भी परिवहन होता है। पौधों में किस प्रकार होता है? एक कोशिकीय पौधों जैसे क्लेमाइनोमोडास, यूग्लिना एवं सरल कोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है, विसरण की क्रिया द्वारा पूर्ण होती है। जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन के लिए खास तंत्र पाया जाता है। अब यहाँ है जाइलम। यह जल संवाहक उत्तक भी कहलाते हैं। इसमें पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वहनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। ये मुख्य रूप से नग्नबीजी एवं निम्न संवहन पौधों में जल तथा घुलित खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जाइलम का काम हो गया सिर्फ और सिर्फ पौधों में जल का अवशोषण और परिवहन करना, यानी पहुंचाना। जल को पहुंचाने की क्रिया जो करता है पौधों में वो जाइलम करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का काम होता है, यह संवहन मंडल का दूसरा जटिल उत्तक है तथा इसमें पाई जाने वाली चलती नलिकाओं का मुख्य कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। तो जाइलम का काम जल को जड़ से लेकर पत्ती तक पहुंचाना, वहाँ भोजन बनेगा। भोजन को बांटने की क्रिया जो करता है वो फ्लोएम करता है। तो जैसे जाइलम जैसे जल, इस प्रकार याद रख सकते हैं। ढोने की क्रिया, जल को ढोने की क्रिया करता है जाइलम, और फ से फल यानी फ से फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? तो जो फल बनता है यानी जो भोजन बनता है, पौधों का जो भोजन बनता है उन्हें विभिन्न अंगों तक जहाँ जहाँ पौधों के लिए जरूरी होता है वहाँ वहाँ ये पहुँचाता है फ्लोएम। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर देख सकते हैं। ये हो गया अलग प्रकार के एक जाइलम, और यहाँ बताया गया फ्लोएम। इसमें चलनी नलिकाएं भी लगी होती हैं। बलाई के रूप में पाया जाता है जाइलम, और उसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं फ्लोएम। पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि जल, खनिज, लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन विकसित पौधों में दो क्रियाओं के सहयोग से होता है। पहला होता है हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। दूसरा हो गया बाष्पोत्सर्जन, यानी जमा पदार्थों को बाहर त्यागना। करा हस्तांतरण, जिसके द्वारा घुलित पदार्थों के चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, जड़ से पत्ती तक जाता है, ये हो गया हस्तांतरण। बाष्पोत्सर्जन क्या हो गया? जिसके द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों में बाष्प के रूप में मिलकर हवा में मिल जाते हैं। तो पत्ती में उपस्थित जो जल है वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा, यानी कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाएगी, अर्थात पत्ती जो है स्टोमाटा के द्वारा जल को त्याग कर देगी। तो ये दो विधि से पादपों में परिवहन की क्रिया पूर्ण होती है। क्वेश्चन है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम बता चुके हैं। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ है पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि। पौधों में पदार्थों का परिवहन की क्रिया विधि हम यहाँ पर समझेंगे। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन की जो क्रिया विधि होती है उसे हम देखेंगे। ये एक पौधा का, पुराने पौधे का एक बाहरी त्वचा लिया गया जिसमें फ्लोएम और जाइलम को दिखाया गया है। ये मृदा का कण है, यहाँ पर अलग अलग में मोल रूम है, अर्थात जड़ें हैं। इस प्रकार जड़ें फैली हुई है। मूल रोमों से जल का अवशोषण एवं जाइलम वाहिनियों तक संचालन। मूल रोम से ये जल को ग्रहण करता है, जाइलम तक यहाँ पहुँचाया जाता है। जाइलम के बाद ये कोशिकाएं आपस में मिलकर और ये पौधे के सबसे शीर्ष भाग पर पहुँचाता है।
जल का अवशोषण एवं परिवहन। जल का अवशोषण में मुख्य भूमिका जल का होता है। जल का अवशोषण में जल का मुख्य भूमिका होता है। जल क्या करता है? जल में मूल रूप में पाई जाती है जो जल में उपस्थित जल को अवशोषित करते हैं और उन्हें जाइलम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया जल का अवशोषण एवं परिवहन। अगला है खनिज लवणों का अवशोषण। खनिज लवणों का अवशोषण किस प्रकार होता है? तो स्थानांतरण वृद्धि से होता है। स्थानांतरण वृद्धि से होता है। इसमें होता है क्या? खनिज लवण जल के साथ समाहित होकर और मूल रोम द्वारा जाइलम से पत्ती तक पहुंचता है। इस प्रकार खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अब यहाँ से दर्शाया गया है किस प्रकार ये अवशोषित करता है। बाष्पोत्सर्जन एवं जल अवशोषण में संबंध यहाँ दर्शाया गया। इस चित्र को दिखाया गया और बताया गया कि किस प्रकार एक दूसरे से संबंध है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि जल का अवशोषण जड़ द्वारा जल का अवशोषण हो रहा है। जल का संचयन हुआ, विभिन्न भागों में गया, वहाँ भोजन बनने की क्रिया हुई। जो बचा जल उसको देखो जलवाष्प के मायने में या तो बाष्पोत्सर्जन के मायने में पत्ती त्याग रही है। तो जाइलम से इसको अवशोषण करना होता है जल, और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती द्वारा पूर्ण होती है। तो ये है जाइलम और यानी कि जल अवशोषण और बाष्पोत्सर्जन में संबंध, ताकि उनका जो पौधे का जो जीवन लाइफ हो वो संतुलित रूप में। गौशालाएं स्थापित की गई है। बाष्पोत्सर्जन पौधे जब अपना भोजन बनाने की क्रिया पूर्ण करते हैं, उसके फलस्वरूप जो जल बच जाता है और उनका उपयोग पौधे नहीं कर पाते, उन्हें वाष्पन क्रिया यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा त्याग देते हैं। पौधों के वायवीय भागों से जल के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जो जल बचा उसको वाष्प के रूप में बाहर निकालते। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि क्या है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया विधि है कि जल जब अधिक मात्रा में पत्ती में उपस्थित होता है तो वहाँ से स्टोमाटा खुल जाता है और वहाँ से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। बाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है? महत्व यह है, यदि पौधे जल की मात्रा को रखेंगे तो वो अलग प्रकार के रिएक्ट करेंगे, अर्थात वे पौधे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे या उनमें मुरझापन आ जाएगा। जबकि वो समय समय पर और बराबर मात्रा में जल को बाहर निकालते रहेंगे तो उनसे वो पौधे सेफ्ट रहेंगे और अच्छे रहेंगे। अब यहाँ से हम दिखा रहे हैं बाष्पोत्सर्जन से जल का निष्कासन किस प्रकार होता है। आप एक पौधा की पत्ती में एक पॉलीथीन को बांध दें, 1 से 2 दिन में देखेंगे ये जो प्लास्टिक का पन्नी है इसमें बूंदे बूंद जल जमा हो जाता है। तो ये जल आया कहाँ से? तो ये जल आया बाष्पोत्सर्जन के कारण। प्लास्टिक थैली के भीतर एकत्रित जल की बूंदे, तो ये जल कहाँ से आया? बाष्पोत्सर्जन से। पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है? पौधों में एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान लाना और ले जाना, जैसे जाइलम जल को जड़ से पत्ती तक ले जाता है, और फ्लोएम में जो फल बनता है पत्ती में फ्लोएम का कार्य होता है सभी अंगों में जहाँ जहाँ उसकी जरूरत होती है वहाँ पहुँचाना। तो इसे हम कहते हैं पदार्थों का स्थानांतरण। संभरणशील शिरा और उपभोग शिरा। संभरण शिरा एक ऊपर की ओर और उपभोग शिरा एक नीचे की ओर। संधि नलिका छिद्र वाली प्लेट एक दिशीय द्विदिशीय। एक दिशीय मतलब जाइलम एक दिशा उसकी होती है, नीचे से सिर्फ ऊपर की ओर ले जाना। फ्लोएम होते हैं द्विदिशीय, क्योंकि फल बनता है पत्ती में, वहां से वो ऊपर का भाग में भी पहुंचाता है और नीचे के भाग में भी पहुंचाता है। तो ये जो फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम जो होते हैं द्विदिशीय होते हैं, जाइलम जो होते हैं एक दिशीय होते हैं। संभार सिरामिस ऊपर की ओर और उपभोग सिरामिस नीचे की ओर। चनी नलिका का कार्य होता है छन्नन पत्र की तरह कार्य करना, और ये जो छिद्र वाली प्लेट होती है इसका कार्य होता है खाद्य पदार्थों को रोकना, ऑब्जर्व करना। एक दिशीय जाइलम, द्विदिशीय फ्लोएम। यहाँ दर्शाया गया है खाद्यों का उच्च सांद्रण, यहाँ से ज्यादा मात्रा मारा, ये चलनी नलिका है, चलनी पट्टी, यहाँ पट्टी बना हुआ चलनी। खाद्य पदार्थों का निम्न सांद्रण यहाँ से कम हो रहा है क्योंकि इधर से आ रहा है अब इधर से जा रहा है। सकी कोशिका इधर वाली हो गई, यहाँ से अब आया इधर से इस ओर जा रहा, अधोमुखी, ये अधोमुखी है, फिर ये सामने जाएगी। तो फ्लोएम की नलिका, फ्लोएम की चलनी नलिका द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन हो रहा है।
तो ये इसमें दिखाया गया है, एक जाइलम को और एक फ्लोएम को, खाद्य पदार्थों के सांद्रण के लिए। जंतुओं में परिवहन क्या है? रुधिर या रक्त, हृदय तथा रुधिर या रक्त वाहिनियां, परिसंचरण तंत्र और लसिका, ये सभी मिलकर जंतुओं में परिवहन के कार्य पूर्ण करते हैं। तो ये जो होता है रुधिर या रक्त, रुधिर मनुष्यों में जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं, वो फेफड़ा बनाता है, उसके बाद वहां से ये हृदय में जाते हैं, हृदय के बाद किडनी में जाता है, पुनः किडनी से हृदय में आता है, और वहां के बाद फुसफुस, धमनी और शिरा के द्वारा रिस्पिरेशन की क्रिया हृदय में होती है। धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को ले जाना, शिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को हृदय में लाना, और फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा, ये दोनों का जस्ट अलग उल्टा कार्य होता है। जो धमनी का कार्य होता है वो शिरा करता है, फुसफुस शिरा, और जो शिरा का काम होता है वो फुसफुस धमनी करता है, और एक महा धमनी लगे होते हैं, और इसी के इर्द में पाए जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ हम जानेंगे रुधिर या रक्त। ये जो होते हैं मनुष्य में जो ऑक्सीजन का वाहक होता है वो रुधिर होता है। ये हृदय से रुधिर को रक्त वाहिनियों में ले जाती है, उसके बाद परिसंचरण तंत्र के द्वारा एक से रक्त आता है, एक दूसरे से जाता है, वहीं पर बनता है लसिका तंत्र। ये जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं लसिका तंत्र। अब ये रक्त परिवहन तंत्र, रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन आता है रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो तरल अवस्था में रिस्पिरेशन की क्रिया पूर्ण करती है। रक्त की संरचना क्या है? ये पब्लिक या प्लाज्मा है पहला, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी, और एक होता है रक्त पट्टिकाणु। तो कह सकते हैं हम कि रक्त 3 प्रकार के होती है, लाल रक्त, श्वेत रक्त, और तीसरा है पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु। प्लाज्मा प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपेरिन और सीरम, ये सभी सीरम अर्थात ब्लड कहलाते हैं। अब यहाँ जानेंगे ये फाइब्रिनोजन क्या है और प्रोथ्रोम्बिन क्या है। फाइब्रिनोजन जो होते हैं वो जब हम ब्लड का अध्ययन करते हैं तो उसमें झाग रूपी संरचना प्रदर्शित करते हैं, वो फाइब्रिनोजन रहते हैं। फाइब्रिनोजन निकाल के और ब्लड को रखा जाता है। दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, इसका कार्य होता है ब्लड को थक्का बनाना, और हिपेरिन का कार्य होता है शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देना। हिपेरिन का कार्य होता है ब्लड को शरीर के अंदर नहीं जमने देना। अब है रक्त कोशिका, इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त कोशिका जो होता है इसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का वाहक होता है। ये ऑक्सीजन का क्या होता है? वाहक होता है, आरबीसी। ऑक्सी हेमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जब हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन क्या हुआ? तो जब ये हेमोग्लोबिन भोज्य पदार्थ से आई हुई ऊर्जा के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बना देते हैं कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन। यहीं से बन जाता है, यहाँ पर आता है O2, यहाँ जैसी ये कार्बोक्सिलिक यानी कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, भोज्य पदार्थ की ऊर्जा के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाता है CO2। अगला हम जानेंगे श्वेत रक्त कोशिका। यह अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिका है, इनमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। श्वेत रक्त है, इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये रंगीन होते हैं, इसी कारण इसे हम बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। रक्त पट्टिकाणु, ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट कहलाते हैं। ये रक्त को खट्टा बनाते हैं। रक्त पट्टिकाणु का कार्य होता है रक्त को, मनुष्य का जो हृदय होता है केंद्रीय पंप की अंग की तरह कार्य करता है। यहाँ पर हृदय की संरचना दिखाई गई है। हृदय आवरण या पेरिकार्डियम, हृदय आवरण यानी हृदय के चारों ओर जो आवरण होता है जो हृदय को घेरे रखता है उसे हम हृदय आवरण या उसी परत को बोलते हैं पेरिकार्डियम। यहीं पर होता है पेरिकार्डियल गुहा, और यहीं पर होता है पेरिकार्डियल द्रव, और यहीं पर हृदय गति करती है। मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं के हृदय में 4 वेसम होते हैं जो दायां तथा बायां अलिंदा या ऑरिकल तथा
दायां तथा बायां निलय या वेंट्रिकल कहलाते हैं। हम अलिंद को बोलते हैं ऑरिकिल और निलय को बोलते हैं वेंट्रिकिल। विभाजिका या सेप्टम, विभाजिका या सेप्टम क्या है? अब इसमें हम समझेंगे ये महाधमनी है, ये फुसफुस धमनी है, फुसफुस सिरा है, ये बायां अलिंद है, ये अर्धचंदाकार कपाट, बल्ब लगा हुआ है जो एक से दूसरे में आने देता है, यहाँ द्विदली कपाट लगा हुआ है जो इस प्रकार ब्लड को एक ओर से आने में मदद कर रहा है। यहाँ के बाद ये इसके द्वारा यहाँ से बाहर निकलता है, पुनः इधर से आ रहा है और इधर से ये बाहर निकलेगा। यहाँ है अग्र महाशिरा, यहाँ है दायां अलिंद, यहाँ अंतरा अलिंद भित्ति, यहाँ पश्चिम महाशिरा, यहाँ त्रिक ये त्रिकपट दल है और यहाँ पर है दायां निलय और यहाँ अंतरा भित्ति। तो ये जो बने होते हैं 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, टोटल 4 बेसम होते हैं। यहाँ से देखेंगे कि ब्लड एक ओर से फुसफुस सिरा से और यहाँ से दायां अलिंद में महाशिरा से, इन सबों से ब्लड का रिस्पिरेशन होता है और महाधमनी और फुसफुस धमनी से ब्लड हृदय से बाहर निकलता है और पूरे शरीर में पहुंचता है। यहाँ है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, यही है आंतरिक संरचना, इसी को हम हृदय कहते हैं। अंतरा अलिंद भित्तियां, दायां अलिंद भित्ति, निलय छिद्र, त्रिदली कपाट, बायां अलिंद, निलय छिद्र, द्विदली कपाट या मिंट्रल कपाट, फुसफुस चाप, अंध्रचंदाकार बल्ब, दाईं ओर और बाईं ओर फुसफुस धमनी, महाधमनी, अर्धचंदाकार बल्ब, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और फुसफुस सिराएं, ये सभी यहाँ दर्शाए गए हैं और बताया गया कि ये महाधमनी, ये फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा है। ये है बायां अलिंद, इधर है दायां अलिंद, ये है अग्र महाशिरा। यहाँ है अंतरा अलिंद भित्ति, ये जो भित्ति बताई गई है। यहाँ है पश्च महाशिरा, यहाँ त्रिदली कपाट, ये त्रिदली कपाट, यहाँ दायां निलय है और ये अंतरा भित्ति। इधर से अर्धचंदाकार बल्ब या कपाट है, यही है द्विदली कपाट और यहाँ पर है बायां निलय। तो ये जो संरचना है ये पूरे हृदय का है, एक ओर से ब्लड का आना होता है और दूसरी ओर से जाना होता है। हृदय की क्रिया विधि में हम जाने थे कि हृदय में होने वाली क्रियाएं जो होती है, ब्लड फेफड़ा में जाके ऑक्सीजन से मिलता है, पुनः हृदय में जाकर पुनः किडनी से और पुनः हृदय में आकर अनसिक छिद्र द्वारा बाहर निकलता है और कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन में बदल जाता है जो CO2 बनाता है। अब जानेंगे यहाँ हृदय की क्रिया विधि में होता है संकुचन। संकुचन क्या होता है? तो जब इससे ब्लड बाहर निकलता है तो संकुचन की क्रियाएं होती है। शिथिलन, उसी को कहा जाता है शिथिलन, सिकुड़ना। सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोल में होते हैं बढ़ना या डायस्टोल में भी होता है बढ़ना। तो एक जगह होता है संकुचन, एक जगह होता है शिथिलन, यानी आदान प्रदान। सिस्टोल डायस्टोल, एक जगह है खींचना, एक जगह है प्रवाहित करना। तो ये जो सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक, इसी में ब्लड का सर्कुलेशन मापा जाता है, जो रक्तदाब कहलाता है कि रक्तदाब है व्यक्ति के पास क्षमता इतना या नहीं। तो ये जो मापा जाता है, ये मापा जाता है सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक का मान होता है 120 और डायस्टोलिक का मान होता है 80। इसी माप में डॉक्टर ब्लड प्रेशर को मापते हैं। धड़कन, हृदय के अंदर जो ब्लड का पंपिंग होता है उसे ही हम हृदय का धड़कन कहते हैं। साइनोऑरिकुलर नोड, साइनोऑरिकुलर नोड क्या है? तो अलग अलग प्रकार के उसमें जो पंप वाहिनियां होती है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पेस मेकर, हृदय के जो सुरक्षा प्रदान करने वाला आवरण होता है, जो यंत्र होता है, उसे हम बोलते हैं पेस मेकर। जब हृदय कार्य करना अपना अनियंत्रित रूप से शुरू करता है या डैमेज हो जाता है तो वहाँ पेस मेकर उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय के बारे में जो अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब द्विगुणन परिवहन, द्विगुणन परिवहन में क्या होता है? ब्लड का सर्कुलेशन एक ओर से दूसरी ओर होता है।
हृदय चक्र, ब्लड का सर्कुलेशन, ये पूरी क्रिया ही कहलाता है हृदय चक्र, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ये फेफड़ा है, फेफड़ा से यहाँ पर दिखाया गया है फुसफुस शिरा अशुद्ध रक्त गया हृदय में गया, हृदय से पुनः बायां अलिंदा बायां निलय महाधमनी इसमें दिखाया गया है। यहाँ के बाद ही विभिन्न यहाँ पर आया किडनी के रूप में, किडनी पर से यहाँ से किडनी में आया यह, किडनी के बाद पुनः सर्कुलेशन होकर ये गया महाशिरा के द्वारा दायां अलिंद में और दायां निलय में, यहीं पर शुद्ध हो गया ब्लड और यहाँ के बाद यहाँ पहुंचा हृदय में, हृदय में पहुंचने के बाद फुसफुस धमनी द्वारा पुनः ये फेफड़े में जाता है और यहाँ से पूरा शरीर में पुनः बढ़ जाता है। तो ये जो है शरीर के विभिन्न अंग दिखाए गए हैं, ये विभिन्न अंग है और यहाँ रक्त परिसंचरण के मार्ग इसमें दर्शाया गया है। इस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन होता है और ब्लड का सर्कुलेशन होने के कारण ही CO2 जो O2 जो होता है वो CO2 में बदल जाता है, यानी O2 जो होता है CO2 में बदलता है। अब ये रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं? तो रक्त को ले जाने के लिए अनेक छोटी छोटी नलिकाएं होती है जिन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। धमनियों में ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल आसानी से और धीरे धीरे होता है। इसी में रक्त केशिकाएं अनेक छोटी छोटी नलियाँ मिलकर रक्त केशिकाएं बनाती हैं तथा शिराएं शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को, ये जो शिरा होता है ये ले जाता है अशुद्ध रक्त को और ये जो धमनी होता है वो ले जाता है शुद्ध रक्त को। यहाँ है अशुद्ध या बी ऑक्सीजन जनित रक्त, वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना हो उसे हम कहते हैं बी ऑक्सीजनित रक्त। अब केशिकाएं पारागम्य होती हैं, शिरा भी पारागम्य होती है। पारागम्य का अर्थ हो गया कि जो कोशिका के लिए चाहिए उसे छानकर प्रवाहित कर लेना, अपने आप में ले लेना, और जो नहीं चाहिए उसे परित्याग कर देना। लसिका क्या है? तो उत्तक द्रव्यों जो होते हैं ब्लड में, जो उत्तक द्रव्य होते हैं उसे हम बोलते हैं लसिका, और ये लसिका जो होता है लिम्फा बनाता है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन की जब घटना होती है तो ये ब्लड सर्कुलेशन के कारण, ये जो ब्लड सर्कुलेशन होने का कारण है, इसको शरीर के बाहर सर्कुलेशन बंद हो ब्लड का, इसके लिए लसिका और लिम्फा मिलकर और बनाता है पट्टिकानु, रक्त पट्टिकानु। तो ये लसिका का कार्य होता है। यहाँ दिखाया गया है एक धमनी का अनुप्रस्थ काट, एक शिरा का अनुप्रस्थ काट। धमनी में दिखाया गया है, इसमें भी होता है माध्यम चोल, इसमें भी माध्यम चोल, इसमें भी बाह्य चोल, इसमें भी बाह्य चोल। बाहर वाला जो आवरण होता है बाह्य चोल, जो थोड़ा अंदर का होता है मध्यम चोल, और जो पूरे अंदर का होता है अंतरा चोल कहलाता है। तो ये है धमनी का अनुप्रस्थ काट, ये है शिरा का अनुप्रस्थ काट। रक्त वाहिनियों के अनुप्रस्थ काट धमनी शिरा कहलाता है और यहीं पर दिखाया गया है केशिकाओं के अनुप्रस्थ काट। इस भाग को काटकर यहाँ दर्शाया गया है जिसे केशिका का अनुप्रस्थ काट कहते हैं। अब यहाँ के बाद जानेंगे रक्तचाप। रक्तचाप क्या है? अब रक्तचाप में महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। कह रहा है महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। इसी को मापा जाता है सिस्टोलिक बटा डायस्टोलिक में। 120/80 इसका मान होता है रक्तचाप का। अब यह सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक प्रेशर, तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ब्लड आने का, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो जाने का। तो सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक विधि से डॉक्टर साहब यहाँ पर मशीन लगाकर और उसके बाद पुशिंग करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो ब्लड है वो अच्छा से अपना कार्य कर रहा है या नहीं, यानी प्रेशर उसमें ठीक है या नहीं, आने जाने में कोई उसको परेशानी तो नहीं। तो यह सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर से मापाता है। उसके बाद है स्फिग्मोमैनोमीटर, कि जिस यंत्र से ब्लड प्रेशर मापा जाता है उसे ही हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड के आने जाने की क्रिया जो हमारे नसों में होती है उसे हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। उसके बाद है हाइपरटेंशन, वैसे स्थान जहाँ पर से
या वैसे नस धमनी जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन एकदम बंद हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है, तो ये पुनः कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण वह नस फूल जाता है और फट जाता है। इस फटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, और कभी कभी इसके कारण ये जो ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है, इसके कारण ब्लड माइंड में फैल जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके कारण व्यक्ति की कभी भी हत्या भी हो सकती है, यानी मृत्यु भी हो सकती है, अपने आप में वो मर सकता है। इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन के कारण व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अब है हृदयाघात। हृदयाघात जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, एक में होता है लो होना, यानी ब्लड प्रेशर हाई बोलते हैं, ब्लड प्रेशर लो बोलते हैं। तो ये हृदयाघात होता है, इसके कारण भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाई होगा तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लो होगा उसके कारण भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो हमें अपने ये जो परिवहन के कार्य हैं, इन परिवहन के कार्य में किसी भी प्रकार की क्षति ना हो, इसके लिए परिवहन जो सिस्टम में भाग लेता है तंत्र, जो कोशिकाएं भाग लेती है, उन कोशिकाओं पर ध्यान रखना चाहिए।